आज हम बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसने हमारे भारतीय राजनीति को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कई रूपों में प्रभावित किया। इसने जनमानस को ये बता दिया कि हम चाहें, भारतीय जनता को ये बता दिया, अगर वो चाहे तो अंग्रेज़ों को किसी भी रूप में भगा सकती है, शांतिपूर्ण तरीके से भी भगा सकती है और मार के भी भगा सकती है। तो इस आंदोलन ने काफ़ी जोश भर दिया था भारतीय जनता के अंदर। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाक्रम हुए थे। आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था, गांधी जी इस आंदोलन को शुरू करने के लिए क्यों विवश हुए। तो गांधी जी के पास इसको शुरू करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे। एक तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, जो कि 1919 में समाप्त हो गया था। उसकी जगह ली थी रॉलेट एक्ट ने। रॉलेट एक्ट भी इतना भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार था, जिसमें कि भारतीयों को बिना किसी संदेह के, सिर्फ संदेह के आधार पर जेल में पकड़ के भर सकते थे और बिना सुनवाई के उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकते थे। तो इस तरह से कुछ कानून थे। फिर इसके बाद आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी गई जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली थी, जो कि गांधी जी समझ गए थे कि ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि हम भारतीयों में एकता हो और हमको आज़ादी मिले। तो उनके पास फिर भी पर्याप्त कारण थे। फिर भी उन्होंने एक कोशिश की कि उस समय थे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इनके पास अब उन्होंने एक पत्र भेजा और उस पत्र में 11 मांगे भेजी कि आप अगर इन 11 मांगों को हमारी मान लेते हो तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। तो 11 मांगे जो मांगे थी उनमें प्रमुख थी, 11 मांगों में भू राजस्व में कमी की जाए, नमक कर पर छूट दी जाए, नमक पर एकाधिकार खत्म कर दिया जाए सरकार का, सूती वस्त्र का तो जो उद्योग था उसको बचाया जाए, आपकी जो भी कपड़ा है जो इंग्लैंड से भारत में आ रहे हैं उसको वो बर्बाद किए जा रहे हैं। दूसरा, सैनिक व्यय में कमी की जाए और राजनीतिक जो बंदी हैं उनको रिहा किया जाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांगें थी जो कि गांधी जी ने इरविन के सामने रखी थी। तो उन्होंने इस पत्र का जवाब तो दिया, बहुत जल्दी दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी मांगों को नहीं माना गया। ऐसी मांगों को माना गया जिनका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था। जो इम्पोर्टेंट मांगें थी जो कि भारत के हित में हो सकती थी उनको नहीं माना गया। तो गांधी जी को पता चल गया कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, तो उन्होंने आंदोलन छेड़ने का प्रण ले लिया। और ये उन्होंने कहा कि अगर आप ये हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो हम 12 मार्च 1930 को आपके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। 12 मार्च 1930 को। तो ये दिन था 12 मार्च 1930। गांधी जी समझ गए कि सरकार नहीं चाहती कि भारतीयों को कुछ स्वायत्तता दी जाए, कुछ उनके हक की बात की जाए। तो उन्होंने क्या किया, 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से 375 किलोमीटर दूर दांडी, जो कि समुद्र तट के किनारे था, एक जगह थी, एक गांव था जहाँ पर नमक बनाया जाता था। तो वो अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ के लिए चल पड़े। और रास्ते में बहुत ज़्यादा लोग मिलते चले गए क्योंकि गांधी जी थे। गांधी जी की उस समय जो भी रेपुटेशन थी बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पे चलते गए और लोग मिलते गए। इस तरह से 78 कार्यकर्ताओं की शुरुआत से लाखों लोग वहाँ पे पहुँच गए। और उन्होंने क्या, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी मार्च जहाँ पे होना था दांडी के तट पे पहुँच गए, समुद्र तट के पे। और 6 मार्च को वहाँ प्रातःकाल की जो भी उनकी प्रार्थना होती थी उसके करने के बाद 6 मार्च को उन्होंने नमक उठा के, बिना टैक्स दिए नमक उठा के उस कानून को तोड़ दिया और कहा कि इस ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को नैतिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा उसका पतन कर दिया है। इसलिए मैं इस कानून को और इस ब्रिटिश सरकार को नष्ट होते हुए देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत में ये बात बोली थी और इस कानून को तोड़ा था। अब इसके बहुत सारे घटनाक्रम हुए। क्या क्या हुए, प्रारंभ हो गया आंदोलन का कार्यक्रम था, जो भी शराब की दुकानें थीं वहाँ पे धरना दिया जाए, विदेशी कपड़ों की होली जलाया जाए और
मतलब राजनीतिक जो भी बंदी थे उनकी रिहाई के लिए प्रयास किए जाए, और सविनय मतलब जो भी सरकारी दफ्तर थे, काउंसिल्स थी, उनके दफ्तरों में ना जाया जाए, वहाँ से इस्तीफा दे दिया जाए, सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार किया जाए, न्यायालय में ना जाया जाए। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम थे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किए गए। तो इसमें था विदेशी वस्त्रों की होली, शराब की दुकानों पर धरने, सूत काटना, टैक्स न देना, सरकारी कार्यालयों की का बहिष्कार करना, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये सब कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। आगे देखते हैं आंदोलन की प्रगति। आंदोलन पूरे भारत में एकदम जंगल की आग की तरह फैल गया कि कहीं भी नहीं रुका। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो रानी की डालू थी, इंग्लैंड थे, मणिपुर थी। रानी की डालू थी जो कि हाँ इंग्लैंड नहीं, नागालैंड की थी। इन्होंने वहाँ से मोर्चा संभाला। वो सिर्फ 13 वर्ष की थी और उन्होंने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश सेना के खिलाफ। और भी उत्तर भारत में, मध्य प्रांत में बहुत सारे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी जगहों पे इस कानून को, मतलब इस ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी विद्रोह हुए और इस आंदोलन को काफ़ी सपोर्ट मिला। ये देखा जाए तो पूरे भारत में फैल गया। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो, पश्चिम भारत हो, हर जगह इस आंदोलन को काफ़ी समर्थन मिला। इसके बाद, इस प्रगति के बाद, इसकी काफ़ी प्रगति हुई कार्यक्रम के बाद, इसके बाद क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी कांग्रेस को बुलाया गया और दूसरी पार्टियों को भी बुलाया गया। इंग्लैंड में होना था, वो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी शामिल नहीं हुआ। अब उनको, ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया, अगर जो भी कांग्रेस है, जो कि भारतीय जनता की कम से कम 85% लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, अगर वो शामिल नहीं होगी तो कोई समझौता नहीं हो सकता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा क्योंकि कोई शामिल नहीं हुआ उसके अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप गवर्नर जनरल हो, लॉर्ड इरविन, आप ऐसी कोशिश कीजिए कि गांधी जी को, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, गांधी जी को इस समझौते में लेके आइए। ठीक है, तो दूसरा सम्मेलन उन्होंने बुलाया तो, और इरविन से कहा कि आप गांधी जी को कैसे भी मना के लाइए, उनकी मांगों को मानिए, कुछ भी कीजिए। तो गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ और जो भी उन्होंने 11 मांगें रखी थी उन सभी को मानने के लिए वो राजी हो गए। बहुत सारी मांगें थी 11 मांगों में, तो वो राजी हो गए और कहा कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आइए, हम आपकी सभी मांगों को मानते हैं। तो इसमें सभी दलों को आमंत्रित किया गया था। तो गांधी जी गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और उधर से मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो भी थे वो थे जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से इसमें शामिल हुए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जब बात हुई तो वो भारत की जो भी मांगे थी इरविन समझौता जो था, जो कि पहले हुआ था गोलमेज सम्मेलन से पहले, तो उन्होंने उन सभी को मानने से इनकार कर दिया। मतलब ऐसी महत्वपूर्ण मांगें मानने से इनकार कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ऐसी मांगों को माना गया जिनका जो कोई ज़्यादा वजूद नहीं था। तो गांधी जी वहाँ से खाली हाथ लौट आए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और जो स्थगित कर दिया था गोलमेज सम्मेलन, उसको दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो स्थगित किया था 12 अप्रैल, जो स्थगन किया था उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये अंग्रेज हमको कुछ देने वाले नहीं हैं और ये ऐसे देने वाले नहीं हैं जैसे कि हम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विरोध का प्रदर्शन और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बड़े लेवल पर होगा तो ये कुछ बातों को समझेंगे।
अब हम बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, आरटीसी। तो गोलमेज सम्मेलन क्या था? गोलमेज का मतलब होता है सभी एक गोल मेज पे बैठेंगे, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। तो गोलमेज इसीलिए बनाया जाता है कि कोई अपने आप को बड़ा ना समझे और कोई अपने आप को छोटा ना समझे, सभी लोग बराबर हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप आइए, हम भी आपकी बराबर हैं, आप भी हमारी बराबर हैं। तो दोनों आपस में मिलकर बात करते हैं, क्या पता कुछ हल निकल जाए, इसलिए उसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। तो इसके बाद भारतीय आंदोलन को काफ़ी समर्थन मिला। इसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने यहाँ पे आके, क्योंकि कुछ हासिल नहीं हुआ था गोलमेज सम्मेलन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। तो देखा कि सरकार कुछ भी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी हक देने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद चला, कुछ टाइम चला काफ़ी आगे बढ़ा आंदोलन। तो फिर क्या हुआ था, थोड़ा शिथिलता आ गई, मतलब कुछ थोड़ा सा रुक सा गया चीज़ें। तो गांधी जी ने रोका कि देखा कि बहुत सारा टाइम हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है लोगों में इतना उत्साह ना हो। तो उन्होंने क्या किया, गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद गांधी जी ने कुछ समय उसको चालू रखा, फिर उसके बाद स्थगित कर दिया। पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने अपने आप ही स्थगित कर दिया। इससे लोग काफ़ी दुखी हुए, जो कि कांग्रेस के नेता थे दूसरे, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे जिसमें, और सुभाष चंद्र बोस थे, मोतीलाल नेहरू तो इतना नहीं विरोध किया था शायद, और इसमें भीमराव अंबेडकर ने भी इनका काफ़ी विरोध किया था कि आपने ये बंद क्यों कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार था अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए। तो उनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन गांधी जी को भी समझना चाहिए कि जब कोई आंदोलन चल रहा है, हो सकता है थोड़ी शिथिलता आ जाए, रुक जाए, लेकिन उसको दोबारा से भी चालू किया जा सकता है, उसमें और नया जोश भरा जा सकता है। कि बार बार इन चीज़ों को आप स्टार्ट करने के बाद बंद क्यों कर देते हो? जब कोई चरम पर पहुंचने वाली होती है तो अपने मन में क्या आता है, आप फटाक से बंद कर देते हो। तो गांधी जी ने क्या सोचा, कैसे नहीं सोचा, उस आंदोलन को बंद कर दिया और इसको 7 अप्रैल 1934 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब हम बात करते हैं महत्व की। क्या ये आंदोलन पूरी तरह से महत्वहीन था या कुछ महत्व था? तो इसमें दोनों ही चीज़ें थी। महत्व की बात करें तो ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण था कि उसने ये समझा दिया था भारतीय जनता को कि अगर हम चाहें तो ब्रिटिश सरकार को किसी भी रूप में उखाड़ के फेंक सकते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से भी फेंक सकते हैं और हम चाहें तो इसको हिंसात्मक तरीके से भी फेंक सकते हैं। मतलब ये आंदोलन इतने बड़े लेवल पर हो गया था कि इससे पता चल गया था कि भारतीय जनता को अगर आह्वान किया जाए तो हम जब चाहें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं। तो इसको पूरी तरह से महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। ये गांधी जी का बहुत अच्छा प्रयोग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।